अब सीधे हम बात करते हैं सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अब हम बार बार इतना एम्फेसाइज इमूवेबल प्रॉपर्टी पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना जरूरी है कि पहले तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको ट्रांसफर करने के देयर आर डिफरेंट प्रोविजंस। उसका जो ट्रांसफर है वो बेसिकली थोड़ा टिपिकल होता है और उसमें बहुत सारे लॉज इन्वॉल्व होते हैं। बट वहीं अगर मूवेबल प्रॉपर्टी होती है तो उसका जो ट्रांसफर है वो इजीली हो जाता है। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसकी वैल्यू भी कंपैरेटिवली मूवेबल प्रॉपर्टी से ज्यादा होती है, इसलिए बार बार हमें इनके डिफरेंस को समझ लेना जरूरी है। नाउ अगेन, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड करती है? इट इंक्लूड्स लैंड। ये क्लियर है। अब लैंड के अंदर कौन कौन सी चीज आती है वो भी देख लेते हैं। लैंड मीन्स सरफेस, द फ्लोर, ये तो बहुत ही क्लियर चीज है कि क्यों। नाउ इट इंक्लूड्स एवरीथिंग अपॉन द सरफेस ऑफ द लैंड। सरफेस के ऊपर कोई ऐसी चीज है दैट इज पर्टिकुलरली अटैच्ड टू दैट लैंड और जिसका लैंड से ही लेना देना है, अगर उसको लैंड पे से हटा दिया जाए तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव ऑन इट्स ओन, तब वो लैंड का ही एक पार्ट बन जाती है और वो कहलाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। एंड अंडर द सरफेस ऑफ द लैंड के अंदर अगर कुछ चीजें हैं अंडर सरफेस के हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर इज देयर, एनी काइंड ऑफ मिनरल्स आर देयर, वो भी लैंड का ही एक पार्ट बन जाते हैं। ये हो गया इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब दूसरी चीज है बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, प्रॉफिट्स ए प्रेंट्री। अगेन दिस डॉक्ट्राइन, इसका मतलब होता है बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ लैंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन कोई नहीं, हम एक एक करके समझेंगे इसे। देन तीसरी चीज है थिंग्स अटैच टू द अर्थ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पहले तो मूवेबल थी, जिनको हम चैटल भी बोलते हैं। चैटल का मतलब होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। वो ऐसी कौन सी चीज है जिसका नेचर तो पहले चैटल था, मूवेबल प्रॉपर्टी का था, बट वो इमूवेबल प्रॉपर्टी बन गई। अब उसको आप एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते, यू कैन नॉट मूव दैट प्रॉपर्टी। उसकी क्या कंडीशंस होती है, वो कब इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाती है, तो उसका सीधा लेना देना है इस चीज से। थिंग्स अटैच टू द अर्थ, रूटेड इन द अर्थ। अगर कोई चीज जमीन में गड़ी हुई है, वो हम इसको अभी और आगे समझेंगे, बट अगेन एक जस्ट मैं आपको बता रही हूँ, आइडिया दे रही हूँ। कोई चीज अगर रूटेड है, फॉर एग्जाम्पल फ्रूट बियरिंग कोई ट्री है, मैंगो का ट्री है, वो जमीन में रूटेड है, वो जमीन से अपना नरिशमेंट, इट इज गेटिंग इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द लैंड, एंड नाउ उसी की वजह से जो है फ्रूट्स ग्रो हो पा रहे हैं, तो वो क्या क्या लाएगा, रूटेड इन द अर्थ। दिस इज तो क्लियर। नाउ एम्बेडेड, कोई चीज अंदर गड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल ये रूटेड इन द अर्थ तो कोई ट्री हो गया, नेचुरली ये चीज हो रही है। बट अगर हमने, इंसानों ने, ह्यूमन ने अपनी पावर, अपने फोर्स का इस्तेमाल करते हुए कोई चीज को अर्थ में एम्बेड किया है, फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है where I am standing right now and I am taking this class। अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो इसकी कभी नींव डाली गई होगी, तो वो जो नींव है उसको एम्बेड किया गया था अर्थ में। अब ये क्या बन गई है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी बन गई है। अटैच टू व्हाट इज एम्बेडेड फॉर परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। मान लीजिए ये एक लैंड है, लैंड के ऊपर दिस इज दिस बिल्डिंग। नाउ ये तो बहुत क्लियर चीज है कि लैंड इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। नाउ दिस बिल्डिंग इज ऑल्सो एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, बट अगेन इस बिल्डिंग में अब कुछ हैं दरवाजे और कुछ खिड़कियां हैं। लुकिंग लाइक डरावने फेस जैसा दिख रहा है, बट अगेन मैं बहुत टेरिबल ड्राइंग करती हूँ। अब ये जो है ये बिल्डिंग है, इसके अंदर जो ये दरवाजा है, इसे जब अटैच किया गया था इस बिल्डिंग से, तब इसका ये मोटिव था कि इसका परमानेंट एंजॉयमेंट किया जाएगा, इसका परमानेंट बेनिफिट लिया जाएगा। क्योंकि अगर बिल्डिंग में दरवाजा नहीं है तो बिल्डिंग की सेफ्टी कैसे होगी, बिल्डिंग का पर्पस फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो ये भी जो दरवाजा है, वैसे तो इट वाज अ मूवेबल प्रॉपर्टी बेसिकली, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते थे, बट द मोमेंट ये इस बिल्डिंग में लगा तो ये बन गया एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अटैच हो गया है बिल्डिंग से फॉर द परमानेंट बेनिफिशियल एंजॉयमेंट। ठीक है,
इसी तरीके से जो एक चैटल है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो मूवेबल जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, चैटल है, वो इस तरीके से ही इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाता है। तो इसे ध्यान से हम आगे भी पढ़ेंगे। फिर अगेन इसने यहाँ पे एक्सेप्शन दिया है, स्टैंडिंग टिम्बर नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी, ग्रोइंग क्रॉप्स नहीं है, और ग्रोइंग ग्रास भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ये मैच्योर्ड होते हैं, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है, इनका परमानेंट बेनिफिट के लिए इनको इंस्टॉल नहीं किया गया था, एक इंटेंशन के साथ इन्हें वहां पे लगाया गया था कि आफ्टर सर्टेन टाइम इन्हें काटा जाएगा और इनका यूज किया जाएगा। डिफरेंस देख लेते हैं मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी में। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रांसफर। जब हम प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करते हैं तो वी डोंट merely transfer just a property. For example, if I have to transfer my house to somebody, it's an immovable property. अब मैं उस पर्सन से कहूंगी, for example, this is me, M, and there is this person A. I am willing to transfer my house to Mr. A. अब मैं महज उनको हाउस ट्रांसफर कर रही हूं, ये तो सामान्य बोलचाल की भाषा में हो गया, बट आई एम ट्रांसफरिंग हिम दिस हाउस बाय द वे ऑफ सेल। मैं उन्हें सेल कर रही हूं एंड ही इज पेइंग मी 30 lakhs। ओके, नाउ मैंने जब अपना ट्रांसफर किया हाउस मिस्टर ए को, तो आई हैव ट्रांसफर सर्टेन राइट्स। मैंने उन्हें राइट्स दे दिए कि यस यू हैव दिस राइट ऑफ व्हाट, सबसे पहले तो ओनरशिप, और टाइटल भी बोलते हैं जिसको, मैंने उन्हें टाइटल दे दिया प्रॉपर्टी में। ठीक है, मैंने कहा कि सेल डीड एक साइन करी हम दोनों ने मिलके, एंड आई हैव ट्रांसफर्ड माय हाउस इन द फेवर ऑफ मिस्टर ए। नाउ सेकंड राइट मैंने उनको ये ट्रांसफर किया कि वो इसे एंजॉय करेंगे और पजेस करेंगे, वो इस हाउस में रह सकते हैं एंड वो इसे किसी भी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, या तो वो इसे किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं अपने मन मर्जी से, या फिर वो इसे क्या कर सकते हैं किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, वो इसको टेनेंसी पे दे सकते हैं आगे। और तीसरा राइट मैंने उन्हें दे दिया कि वो एलिनिएट कर सकते हैं, मतलब कि इसे आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर मिस्टर ए चाहें तो हो सकता है उन्हें ये डील सही लग रही हो कि उन्हें 30 lakhs में एक हाउस मिल रहा है मेरा, एंड ही इज विलिंग टू ट्रांसफर इट फर्दर, वो हो सकता है इसे आगे 50 lakhs में बेच दें। तो ऑल ऑफ दिस राइट्स हैड बीन ट्रांसफर्ड टू मिस्टर ए। नाउ ये होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर एक वैलिड ट्रांसफर, क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हें हाउस ट्रांसफर नहीं किया, मैंने हाउस के साथ उन्हें सर्टेन राइट्स भी ट्रांसफर करे हैं। अब क्या होता है, ये तो हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात, बट ये मूवेबल प्रॉपर्टी जितना इजी नहीं है ये ट्रांसफर। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू हैव टू अबाइड बाय। पहली चीज है कि वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, रिटन इंस्ट्रूमेंट, दिस इज कंपल्सरी। रिटर्न इंस्ट्रूमेंट का मतलब है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट या एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल सेल डीड ले लीजिए, मैंने और मिस्टर ए ने बैठ के ये सेल डीड को साइन करा, इसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस वर गिवन कि आई एम ट्रांसफरिंग माय हाउस ऑन दिस डेट टू मिस्टर ए फॉर दिस अमाउंट, इतनी कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन इज 30 lakhs। आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा कि व्हाट कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड, उसमें कौन सी चीजें हैं जो इनकॉर्पोरेट की जाती हैं। तो मैंने सबसे पहले एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट बनाया, सेल डीड बनाया। नाउ दूसरी चीज मैंने क्या करी कि इस रिटर्न इंस्ट्रूमेंट को बनाने के बाद व्हाट आई हैव डन कि मैंने उसका अटेस्टेशन करवाया। अटेस्टेशन का मतलब है कि कुछ विटनेस थे, उनसे मैंने इसे साइन करवाया। अब ये विटनेस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये विटनेस देखेंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा था वो मेरी फ्री विल से हो रहा था कि नहीं हो रहा था। कहीं मुझे डरा धमका के, किसी तरीके का अनडू इन्फ्लुएंस मुझ पे दिखा के, कोएर्शन मुझ पे दिखा के, कहीं मिस्टर ए मुझसे ये घर हड़प तो नहीं रहे थे। तो मेरी फ्री विल को देखने के लिए और उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को वैलिडेट करने के लिए दो विटनेस होंगे जो उसे साइन करेंगे, ठीक है, उसको अटेस्टेशन बोलते हैं। ये उसकी एक और प्रोसेस है। नाउ थर्ड प्रोसेस
जो उसकी प्रोसीजर है दैट इज द रजिस्ट्रेशन। किस चीज का रजिस्ट्रेशन? इस सेल डीड का रजिस्ट्रेशन। दुनिया की बातें हो गई भाई, बातें हो गई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, साइन हो गया, अटेस्टेशन हो गया, बट अगर आपने उसको रजिस्टर नहीं करवाया है, स्पेशली इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन दिस होल ट्रांजैक्शन विल बी वॉइड। इट विल हैव नो वैल्यू इन द आई ऑफ द लॉ। कोई भी इसकी वैल्यू नहीं रह जाएगी, बिकॉज रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी विथ रिस्पेक्ट टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दोनों ही पार्टीज मिलके दे गो टू द रजिस्ट्रार्स ऑफिस। वहां पे वो पहले तो एक स्टैम्प पेपर खरीदते हैं, उसकी स्टैम्प ड्यूटी दे पे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। नाउ रजिस्ट्रार साहब के पास वो जाते हैं, वो इसे रजिस्टर करते हैं। तो नाउ दिस होल ट्रांजैक्शन इज वैलिड। ध्यान दीजिएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, उस हाउस की बात हो रही है जो मैंने, मनुश्री ने जो मिस्टर ए को ट्रांसफर किया था बाय द वे ऑफ सेल डीड। ठीक है, अगर इस तरीके का ट्रांसफर हो रहा है तब ये कंप्लीटली वैलिड माना जाएगा। अब देखते हैं कि ड्यू टू हैविंग रिकोर्स ऑफ लिटिगेटिव सिस्टम। अब रिकोर्स टू लिटिगेटिव सिस्टम का ये मतलब है कि मान लीजिए ये ट्रांसफर तो वैलिड हो गया, मेरी प्रॉपर्टी एम की जो प्रॉपर्टी थी दैट वाज सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड टू मिस्टर ए। दिस प्रॉपर्टी वाज देयर, नाउ दिस वाज सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड टू मिस्टर ए। नाउ मिस्टर ए रे इज द ओनर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। मान लीजिए आज से 10 साल बाद कोई एक ऐसा डिस्प्यूट अराइज हो रहा है एम और मिस्टर ए के बीच में, जिसके तहत उन दोनों को कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ठीक है, आज कोई कंफ्लिक्ट अराइज हो, आज मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, आज से 10 साल बाद फॉर एग्जांपल 2023 में एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई, प्लस 10 इयर्स इसमें अगर हम करें इट विल बी, ठीक है। अब इन 10 साल बाद यहां पे एक डिस्प्यूट अराइज हो रहा है बिटवीन बोथ ऑफ द पार्टीज। आज डिस्प्यूट अराइज हुआ, कॉज ऑफ एक्शन आज अराइज हुआ। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट मान लेते हैं, ये डेट थी 20th फरवरी मान लेते हैं इसे। 20th फेब को एक डिस्प्यूट मिस्टर ए और एम के बीच में अराइज हो रहा है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि आई एम क्लेमिंग नाउ आफ्टर 10 years आई एम क्लेमिंग कि दिस प्रॉपर्टी दैट आई हैव ट्रांसफर्ड टू मिस्टर ए was because कि उन्होंने मेरे ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस करा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट डर के मारे मैंने अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर उन्हें किया था। नाउ दिस होल ट्रांजैक्शन इज इनवैलिड। इस बारे में डिस्प्यूट अराइज हो रहा है 10 सालों बाद। अब क्या है कि 10 सालों बाद मैंने डिस्प्यूट रेज करा, हमारे बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। अब यहां से 20th Feb 2033 plus 12 years I have is 2033 में 12 years you need to plus to make sure कि आपका जो लिटिगेटिव सिस्टम है, जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है, वो आपको बार नहीं कर रहा है कोई भी सिविल सूट को कोर्ट में ले जाने से। आपने लॉ ऑफ लिमिटेशन देखा होगा, उसमें देयर आर सर्टेन लिमिट्स, टाइम लिमिट्स जो गिवन है। इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में वो है 12 इयर्स। जब आपका डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, मेरा डिस्प्यूट अराइज हुआ था 20th Feb 2033 को, उस दिन नहीं जब मैंने मिस्टर ए को ये घर ट्रांसफर किया था। आफ्टर 10 इयर्स डिस्प्यूट हमारे बीच में अराइज हो रहा है। अब क्या होगा, मैं उस दिन से लेकर 12 साल तक आई हैव दिस टाइम कि मैं जाके कोर्ट में इस केस को फाइल करूं, मैं उस डिस्प्यूट के रिगार्डिंग आवाज उठाऊं। अगर क्या हुआ, ये डिस्प्यूट हो गया, हमारी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आपस में, ठीक है, और मैं कोर्ट नहीं जा रही हूँ, 12 इयर्स जो है वो लैप्स हो चुके हैं। नाउ एक दिन फिर मैं जाती हूँ कोर्ट और कोर्ट में बोलती हूँ कि मेरा डिस्प्यूट तो 20th Feb 2033 को अराइज हुआ था। नाउ आई एम कमिंग टू दिस कोर्ट, कोर्ट विल नॉट एंटरटेन दैट पिटीशन बिकॉज लिमिटेशन ने उसको बार कर दिया है।
अदरवाइज देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस एज वेल, बट अभी हमें उन एक्सेप्शंस में नहीं जाना है, वो हम लिमिटेशन पढ़ते समय उसको पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो लिटिगेटिव सिस्टम है उसमें देयर आर सर्टेन टाइम लिमिट्स दैट आर गिवन, कि मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 3 इयर्स है, कब, जब आपका डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, ना कि तब जब ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि जब एम और मिस्टर ए के बीच में ट्रांसफर हुआ था तब तो वो हंसी खुशी हो गया था, उस समय कोई डिस्प्यूट नहीं था। डिस्प्यूट 10 सालों बाद अराइज हो रहा है, वो 10 साल से लेकर 12 साल आप उसमें प्लस कर दीजिए आगे। 2033 प्लस 12 ईयर्स इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में अगर कोई सिचुएशन ऐसी है जहां पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसे लेके मैं कोर्ट में जाऊं। दैट इज वाई इन दोनों के बीच का जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत जरूरी हो जाता है। अब एक और चीज देखते हैं, द लॉ ऑफ लिमिटेशन specifies 12 years for immovable property from the date of cause of action, not from the date of transfer। cause of action arise हुआ है तब से 12 साल आप लगा लीजिए, उस ड्यूरेशन में you have the right, this right has given to you by the law itself कि आप कोर्ट में डिस्प्यूट को लेके जाएं और आप उसे रिजॉल्व करें। and 3 years for the movable property from the date of cause of action। नाउ अभी तो जो हमारा डिस्प्यूट था मिस्टर ए और एम का वो इस घर को लेकर था। अब मान लीजिए यहाँ पे इस कार को लेकर डिस्प्यूट होता है कि एम हैज सोल्ड हर कार टू मिस्टर ए। अब इसमें फिर से क्या होता है, 3 साल बाद, मान लीजिए ना 3 साल भी नहीं लेते हैं, 5 इयर्स के बाद एम और मिस्टर ए के बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, तब उस दिन से लेकर आप 3 इयर्स उसमें प्लस करेंगे, तब तक आपके पास टाइम है टू टेक दिस पर्टिकुलर मैटर टू कोर्ट, अदरवाइज फिर से आपको लिमिटेशन बार कर देगा। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अट्रैक्ट्स द प्रोविजन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, बट इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी you don't have to pay any stamp duty, just transfer and the intention to transfer is enough। बट इमूवेबल प्रॉपर्टी है, स्टैम्प ड्यूटी यू हैव टू पे। अगर आप स्टैम्प ड्यूटी नहीं पे कर रहे हैं एंड यू आर टेकिंग दैट डॉक्यूमेंट टू द रजिस्ट्रार्स ऑफिस फॉर द रजिस्ट्रेशन, तब उस केस में आप पे पेनाल्टी इंपोज की जा सकती है। तो स्टैम्प ड्यूटी भी यहाँ पे आती है, और भी सारे लॉज अप्लाई होते हैं। स्टैम्प ड्यूटी एक्ट इसमें अप्लाई हो जाता है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट इसमें अप्लाई हो जाता है, इसलिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफर है वो थोड़ा टिपिकल होता है। Now, simple delivery of possession coupled with an intention to transfer the rights is sufficient in the case of transfer of movable property. You don't have to go to the registrar's office and register an instrument or the sale deed in case of movable property. Just intention and the rights जो आपने ट्रांसफर करे हैं उसको ट्रांसफर करना is enough।